होगा। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, विनम्र निवेदन कहें आप, है ना, कि आप हमारे वीडियो को देखें और उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। कारण इससे हमारे एक हौसला भी बढ़ेंगे और आपके लिए भी कहीं न कहीं हम लोग पारस्परिक संबंध से जोड़ते चले जाएँगे, तो उम्मीद है कि हमें सफलता मिलती जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप किसी ऊँचे पद पे जाके गौरवान्वित होंगे, अपने परिवार और समाज का भी कल्याण करेंगे। चलते हैं, इसी उद्देश्य से हम इसको शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि अच्छा होगा। अच्छी शुरुआत एक कहावत है, वेल बिगन इज़ हाल्फ डन। मतलब अच्छी शुरुआत हम करते हैं तो समझिए कि मेरा उद्देश्य जो है 50% पूरा हो गया है। चलिए, बात करते हैं, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षा में आता ही आता है, तो उसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता को लिए स्पेशली शिक्षक के चयन में तो निश्चित रूप से। और शिक्षक क्या, मैंने बताया राज्य स्तरीय, लोक सेवा स्तरीय, संघ लोक सेवा स्तरीय, किसी भी चाहे कोई भी राज्य हो, उनसे अगर क्वेश्चन आता है तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रोपोर्शनेट रेशियो देखा जाए, हिस्ट्री का मैक्सिमम होता है। इसलिए मैंने मैक्सिमम पार्ट को कवर करने की कोशिश की। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों ने शायद नाम तो सुना ही होगा, जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उनको इसके बारे में पता तो होता ही है, लेकिन मैं उसको एक बार ब्रशअप कर देना चाहता हूँ। चलिए, विगत वर्षों से इसकी कहानी हमें थोड़ा सा बताओ। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं छोटी सी बात बताऊं कि सभ्यता एक वेल सेटअप मैनर में कोई रहता है उसको हम सभ्यता बोलते हैं। पहले विश्व इतिहास में ऐसा माननीय 3 ही सभ्यताएं प्रचलित थी, जिसमें से एक प्राचीन मिस्र की सभ्यताएं थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक सिंधु घाटी सभ्यता थी। याद कर जाइए। लेकिन बरसों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता, बरसों पहले ऐसा माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बरसों पहले का मतलब 20वीं सदी के 2 दशक तक यह ज्ञात नहीं था। अब समय के साथ परिवर्तन हुआ। धीरे-धीरे पुरातत्वविदों के मदद से, जो हमारे शोधकर्ता हैं उनकी मदद से कहें, तो हमने इस मुकाम पर पहुंचा कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी कि एक सिंधु घाटी सभ्यता भी है और वह सभ्यता इन तीनों सभ्यताओं में एक स्थान रखती है। इसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई। अब कैसे प्राप्त हुई? हिस्ट्री जानने के लिए हमारे पास सोर्स है। आपने छोटे क्लास से हिस्ट्री पढ़ते होंगे। हिस्ट्री पढ़ने के लिए सोर्स क्या है? कि एक पुराने जमाने के उत्खनन से जी मिली हुई चीजें से हम यह अनुमान लगाते हैं। यह हमारे पास कंप्लीट साक्ष्य नहीं होता है। हिस्ट्री जो है अपने आप में एक कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट भी है। याद कर जाइए, इसके बारे में हमें जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। किसके द्वारा? पुरातत्वविदों के माध्यम से। पुरातत्वविद कौन, कब, कहाँ, कैसे, इन तमाम चीज मैं बताया भी कि 20वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के 20th सेंचुरी, शताब्दी आप कर लो यहाँ पर, 20वीं शताब्दी के द्वितीय 2 दशक के बाद, दशक का मतलब 10 साल का एक टेन्योर को हम दशक बोलते हैं, और 20वीं शताब्दी जो 19 से शुरू होता है, 1901 से शुरू होता है। तो देखिए आप 19 मैंने लिखा है, जो एक मुझे बड़े पैमाने पे याद रखना है वो चीज, और 1921, 1922, इन डेट को आप याद रखिए कि 1921 और 1922 मैंने 2 नाम लिख दिया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आपने दोनों का नाम सुना होगा, लेकिन इसकी जानकारी मैं बताऊं आपको। इसके बारे में, इन सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। इसकी कहानी एक लंबी सी कहानी है। मैंने बताया एक चीज, यह प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी। वो प्राचीन सभ्यता उस समय ज्ञात कौन थी? प्राचीन मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। राइट। हम बात किसकी करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ 20वीं सदी के 2 दशक तक कुछ जानकारी प्राप्त नहीं थी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई विद द हेल्प ऑफ पुरातत्वविदों की मदद से, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से। अब नाम हम याद कर रहे थे, 2 नाम। एक नाम था दयाराम साहनी और एक नाम था राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का पता लगाया, जबकि मोहनजोदड़ो का पता राखलदास बनर्जी ने लगाया। अब याद कर जाइए कि 2 क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। अरे खोज करने का मतलब कोई ढूंढना थोड़ी गया था, ऐसा नहीं है। इसकी बात में, इसके पीछे रीजन है कि जो चीज उपलब्ध है, पुरातत्वविदों ने उसको रिसर्च करते वक्त पाया और उसके बारे में शोध किया, तो जानकारी पता चली कि यह तो जगह एक विकसित सभ्यता से थी, जुड़ी हुई है, इसलिए उसका नाम हाईलाइट हो गया। तो वो नाम था दयाराम साहनी, जो 1921 में 1921 में हड़प्पा की खोज की। दूसरा नाम आता है राखलदास बनर्जी का, जो कि मोहनजोदड़ो की खुदाई की और 1922। इसके पीछे थोड़ा सा और पीछे आ जाइए आप यहाँ पे। इससे पहले अगर हम जाने तो 1826 में चार्ल्स मैसन, याद रखना, चार्ल्स मैसन ने 1826 में, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता के बारे में पहली बार जानकारी प्राप्त 1826 में, लेकिन वह उतना नोन नहीं हो पाया। लेकिन 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम, याद कर जाओ, हमने कुछ क्रम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे हम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? उस जगह का मुआयना करना, उसके बारे में पता लगाना। सर्वेक्षण किया 1856 में, और 1856 में ही बर्टन बंधुओं ने यह जानकारी दी। उनको कुछ जानकारी मिली तभी जानकारी दी। वो जानकारी कहाँ मिली थी? कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाने का कार्यक्रम हो रहा था।
कराची से लाहौर रेलवे लाइन तो बिछाने के लिए जगह को समतल करना पड़ता है। उन समतल करने के दौरान उन्हें कुछ ईंटें, कुछ चीज़ें ऐसी मिली, जिनकी जानकारी उन्होंने पुरातत्व विभाग को देने की सूचना कोशिश की और किया भी। तो कराची से लाहौर याद रख लेना है, किसने? बर्टन बंधुओं ने, बर्टन याद रखना है, बर्टन बर्टन भाई के दोनों काम करते थे इस रेलवे निर्माण के दौरान। उन्होंने इसकी जानकारी वो दी कि इसके नीचे कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो यूनिक टाइप है। इसकी जानकारी पुरातत्व डिपार्टमेंट को उन्होंने दी। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण किया गया। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1861 में। प्लीज इसको माइंड में लॉक कर लीजिएगा। मैं जिसको इंपॉर्टेंट बोलता हूँ इसको आप जरूर डायरी में आप नोट करते जाएं। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। याद कर जाना, यह एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन तमाम चीजों को ऑब्जर्व करता है और उसको स्टोर भी रखता है और उसे बहुत सारी चीजें रिसर्च करके पता लगाता है। 1861 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को महानिदेशक बनाया गया। तो ध्यान रखना है कि उस समय 1902 में आपने बंगाल विभाजन तो पढ़ा हो 1905 वाला ना, वही है लॉर्ड कर्जन। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को वहां का महानिदेशक बनाया। किसका? पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया था। और यही जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन दो भाइयों ने, दो लोगों ने, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई कर डाली। इसके बारे में पता लगाया। तो इसका रिलेशन आप इसे याद रखिएगा। जॉन मार्शल को महानिदेशक बनाया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में, और उसके बाद उन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, इन दोनों भाइयों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी जगह की खुदाई की। राइट, अब बात करते हैं। अब जैसे जैसे रिसर्च होता गया टाइम टू टाइम, इसमें कुछ और भी नाम आते हैं, जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके। ये जो हमने 4 नाम लिखे हैं, इन्होंने इस सिनारियो को चेंज कर दिया। इन्होंने इस सिनारियो को चेंज किया। सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, एन दीक्षित और अर्नेस्ट मैके, उत्खनन द्वारा, इनके द्वारा भी इस रिसर्च को जारी रखा गया। वो विशेष जानकारी प्राप्त की और भी इनके बारे में सबूत इकट्ठा किए गए। अब ध्यान रख लेना कि इसका नामाकरण, एक्चुअली किसी चीज का हम नाम देते, इतना तो पता हो ही गया, लेकिन अब इसका नाम कैसे पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता, राइट है ना। यह सिंधु घाटी सभ्यता यूजुअली कहा जाता है कि 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। इसका कुछ टाइम गैप भी तो, और सब तमाम चीजों की चर्चा हम करेंगे। अभी फिलहाल नामकरण के बारे में जानते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु नदी, सिंधु, आपने इंडस नदी के बारे में सुना होगा, यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। क्योंकि यह सिंधु और उसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनके नियर बाई में आते हैं, और इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक रीजन और भी है, याद रख लो। इसमें एक हड़प्पा एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। इस रिसर्च के दौरान एक हड़प्पा जगह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपने नाम सुना ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस था हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं? इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि हड़प्पा एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए उसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता क्यों जानते हैं इसको? क्योंकि वह सिंधु नदी और उसके सहयोगी नदी के किनारे विकसित हुआ था, इसलिए उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता हुआ। लेकिन बाद में इसका अवशेष जो है और अन्य जगह पर भी शोध में पाया गया, और वो पर कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, बनावली और आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हमें याद रख लेना है, इस सभ्यता के अवशेष और भी जगह पर मिला है। सिर्फ एक ही जगह पे नहीं उपलब्ध था कि यहीं पे मिलेगा, लेकिन इसकी जानकारी और भी रिसर्च के द्वारा मिली। वह नाम था, कुछ जगह जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, रोपर, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, बनावली, इन जगहों के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण ही, जो मैंने बताया अभी, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अब याद रख लेना, क्योंकि यह नदी सिंधु और घग्गर, क्या नाम है इसका? घग्गर। याद रख लेना, हकड़ा के नाम से जानता है, हकड़ा नदी, हकड़ा, जिसको प्राचीन सरस्वती नदी को हम हकड़ा के नाम से। देखिए, हिस्ट्री अपने आप में कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट है। क्वेश्चन आता था एक बार, वक्त की बात है, जो क्वेश्चन पूछा है कि हिस्ट्री को कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम रिसर्च होता है और परिस्थितियां बदल जाती है, इसलिए लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, बहुत इतिहासकारों का मत वेरी करने लगता है। इसका रीजन यही है कि समय के साथ शोध होता है और उसका परिणाम कुछ और निकलता है। ठीक, तो इस तरह से हम इस बात को समझ गए। यह सिंधु और घग्गर, फाइनली इन चीजों को एक बार मैं समझ लेते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही पुरानी सभ्यता में जानी जाती है। उस समय दुनिया की जो सभ्यताएं नोन थी, 3 ही नोन थी, उसमें से एक यह भी थी। और इसके बारे में जानकारी महत्वपूर्ण रूप से 2 की जानी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जानी। वो टाइम आपने देख लिया 1921 एंड 1922। मैंने अधिक बातें नहीं लिखी, क्योंकि जो चीज पेपर में आता है वही चीज पढ़ना है आपको। और बाकी पुरातत्व विभाग का स्थापना 1861 में हुआ था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उन्होंने इन दोनों को सहयोग दिया और उन्होंने खोज किया, जो कि सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे कि भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ, इनका जो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन है वो क्या था। अब देखिए, सिंधु सभ्यता को हम सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं,
और इनका जो विस्तार हुआ आपने मैप में देखा होगा कि जो टॉप मोस्ट इलाका होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे वाला पार्ट साउथ, राइट वाला पार्ट ईस्ट और लेफ्ट वाला पार्ट वेस्ट होता है, राइट है। तो इस तरह से इसका हमने एक एक आपको एक फ्रेम दिखाया है कि किस तरह से नॉर्दर्न पार्ट में मांदा, जो कि एक जगह याद कर जाना कि मुझे पता तो होना चाहिए कि इसका विस्तार हुआ है तो वह कहाँ से कहाँ तक है, राइट है ना। मांदा जो कि जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है, यह मांदा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है जो कि नॉर्दर्न पार्ट में है। और दूसरा साउदर्न पार्ट में दाइमाबाद, क्या नाम रखना है, दाइमाबाद है, दयामाबाद लिखा मैंने जो कि महाराष्ट्र में है। एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर, मैप को तो ध्यान रखिए आप कि जो टॉप मोस्ट पार्ट है वह ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ है और नीचे वह महाराष्ट्र में है। राइट में बढ़े तो यह आलमगीरपुर जगह है, याद रखना, जो कि उत्तर प्रदेश में, यह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। तो यह जो इलाका है हमारे इंडिया का वह 3 भाग ऐसे ट्रायंगुलर शेप में जाता है। आपने ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं एक त्रिभुजाकार स्वरूप लिखा भी मैंने यहाँ पर। यह एक त्रिभुजाकार स्वरूप में थी जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल का मतलब होता है वह इनक्लोज रीजन, वह इलाका जो कि कवर किया गया हो। इन सभ्यता का जो एक्सपेंशन है वह इंडियन पार्ट में, इंडियन कंटिनेंट में वह अबाउट 13 लाख किलोमीटर उसका टोटल क्षेत्रफल है, लेकिन वो ट्रायंगुलर शेप को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज व्हाई इसको हमने ट्रायंगुलर स्वरूप दिया है नाम। तो ये मांदा, दाइमाबाद एंड आलमगीरपुर, इस रीजन को हम ट्रायंगुलर शेप के कारण इसको बोलते हैं कि इसकी आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार स्वरूप की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की, राइट है ना। और एक पश्चिमी हिस्सा में सुत कांगेडोर, याद रखना है, सुत नाम तो अजीब सा है बट इसको याद है, बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। इस तरह से याद रखें इसको। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता भी है, यह एक कैसी सभ्यता थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा के बारे में आपने सुना होगा, उस समय जितने भी अवशेष मिले होंगे पुरातत्वविदों को वह कांसा की मिली होंगी, इसलिए उसका नाम उन्होंने रख दिया कांस्य युगीन सभ्यता। यह एक सभ्यता, यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका विस्तार भारत के अलावा कहाँ हुआ है? ये इसका एक्सपेंशन भारत में तो हुआ ही है, साथ में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था। यह इंडिया में तो एक्सपेंशन इसका था ही, लेकिन साथ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में था। यह जो इलाका आप देख रहे हो ना, यह बलूचिस्तान हमारे इंडिया में नहीं। अभी तक लगभग 2800 स्थलों को यह खोज यानी उत्खनन के द्वारा खोज यानी शोध करके पता लगाया जा चुका है। अब याद रखना क्या है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया था अभी कि 1826 में चार्ल्स मैशन ने सैंडम सभ्यता, इस सभ्यता की जानकारी पहली बार ऑब्टेन की थी 1826 में। अब दूसरी बात, मैंने एक बात और भी बताया था उसमें कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने सर जॉन मार्शल को यह एक महानिदेशक बनाया था भारतीय पुरातत्व विभाग का। उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। दूसरा 1922 में राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। आई मीन ये जो दोनों महत्वपूर्ण काम हुए जॉन मार्शल के नेतृत्व में, तो ये याद रख लेना। लेकिन पहली बार इस सभ्यता की अगर कोई खोज की तो 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा हुआ था। अब चलते हैं, तो इसके बारे में पता लगाने के लिए मैंने बोला भी था इसमें जांच करने के, शोधने के तरीके जो अलग अलग हैं। तो कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग एक नई पद्धति है जिसके आधार पे किसी चीज के आयु का पता लगाया जाता है। आयु के पता लगाने के लिए उन्होंने इस सिस्टम को ऑप्ट किया, आई मीन प्रयोग में लाया। उसके बाद उन्होंने इस सभ्यता का एक टेन्योर जाने, आखिरकार इनका जो जन्म और पूरा एक्सपेंशन कितना है, तो उन्होंने बताया कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का इनका लाइफ स्पैन। यानी यह सभ्यता इतने समय से, इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कितना था, तो 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। आप याद रखेंगे इन चीजों को, इन चीजों को, इन चीजों को बिल्कुल माइंड में लॉक कर देना है। इसकी आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। इसका क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो कुल मिलाकर के ये सब चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ने में भी तो पता चलता है, मैं टाइम टू टाइम आपको रिमार्क भी कर देता हूँ। नवीन शोध के अनुसार, अब जो एक नया रिसर्च हुआ उसके अनुसार यह पता चला ये 8000 साल पुरानी, ये 8000 ईयर्स पुरानी है, सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है। अब समझने की बात है कि रिसर्च में बहुत सारे ऐसे चीज मिले जिसके आधार पर हमने उसको कॉन्सेप्टिंग सभ्यता बताया। मानव कंकाल भी मिला था। मानव कंकाल अधिक प्रचुर मात्रा मिला था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। याद कर जाना है, मानव कंकाल के अवशेष बहुत मिले थे और यह अवशेष कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन बन सकता है इससे भी कि मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से, किस उत्खनन केंद्र से अधिक प्राप्त हुए थे? तो मोहनजोदड़ो से। याद करें, यहाँ पर 4 तरह की प्रजातियां थी, लेकिन जो पूर्वी अफगानिस्तान वाली प्रजातियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण। याद रखना, सबसे अधिक मात्रा में प्रचुर मैक्सिमम जो लोग थे भूमध्य सागरीय लोग थे, प्रजातियां मैक्सिमम थी। इस तरह से इन सब बातों को आपने समझा। एक इंपॉर्टेंट बात रह गया यहाँ पे कि इसका जो एक्सपेंशन है पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। आई मीन जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हमने क्षेत्रफल समझ लिया था, लेकिन एक्सपेंशन अगर जिस तरह हम लोग भौगोलिक स्थिति को चर्चा कर रहे हैं तो इसमें यह भी जानना है कि पूरब से पश्चिम, आई मीन ईस्ट टू वेस्ट, इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर इसका एक्सपेंशन है। दूसरा अबाउट 1100 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ 1100 और ईस्ट से वेस्ट जो है वह 1600 किलोमीटर तक सिंधु घाटी सभ्यता का एक्सपेंशन है। और क्षेत्रफल कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह महत्वपूर्ण टॉपिक पे हैं कि एक सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना में टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग कैसी थी। हम सभ्यता के बारे में जानते हैं तो इसके बारे में यह भी जान लें कि वहाँ की टाउन प्लानिंग कैसी थी, आई मीन शहर की जो व्यवस्था थी वह कैसी थी।
अब एक बात बताऊं मैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसे कि टाउन प्लानिंग से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि यह एक ऐसी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी, यह मैंने पहला लाइन लिख दिया है, यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह सीधा सीधा क्वेश्चन इतना कर देता है, सीधा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। आप एक इमेजिन करो, आप अगर शहर में रहते हो तो एक नगर में क्या होता है, गांव की तुलना में सारी व्यवस्थाएं थोड़ा अपग्रेडेड होती है। यह व्यवस्था एक नगरीय सभ्यता थी। इसी हिसाब से आप अपने माइंड सेट को बिल्कुल फिक्स रखो, उस जमाने में भी अगर नगरीय सभ्यता थी, इनका विकास भी उसी हिसाब से हुआ होगा। अब सबसे बड़ी विशेषता क्या थी इस सभ्यता की, कि पर्यावरण के अनुकूल, आई मीन इको फ्रेंडली, आप ऐसे कहें, पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन था। आई मीन एक जो टाउन प्लानिंग थी वह इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस तरह से बनी हुई थी। जल निकास, आई मीन वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं थी वहाँ, आई मीन जल निकास का उचित प्रबंध किया गया। दो बात याद हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरा, यह इको फ्रेंडली नेचर के द्वारा बनाया गया है, आई मीन इको फ्रेंडली नेचर में को ध्यान में रखते हुए इसका नियोजन किया गया था, टाउन की प्लानिंग की गई थी। और वाटर लॉगिंग, आई मीन जल निकास की व्यवस्था पूर्ण थी, आई मीन जल जमाव का कोई वजह नहीं था, आई मीन जल आसानी से निकल सकते थे, जो प्रयोग में आ गए वो है। जल निकास की व्यवस्था उचित थी। और दूसरा, टाउन प्लानिंग एक प्रॉपर तरीके से किया गया था, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, आपने मैथ्स पढ़ा होगा, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। ऐसे सड़कें आ रही हैं सपोज, तो ऐसे जो सड़कें आ रही है आपने देखा होगा, इस तरह से इस मोहल्ले से सड़क आई 90 डिग्री पर कट गई, 90 पर कट गई, आई मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा रास्ता जाना और सीधा ऐसे कट करना। इस तरह से समकोण पर सड़कें काटा करती थी। तो वहां पर सड़क की व्यवस्था क्या थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सभी नगर दो भागों में विभक्त थे। हमें तीन बात याद हो गई, ये एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरा, इस सभ्यता का निर्माण में दो बात ध्यान रखा गया, इन्वायरमेंट को आई मीन इको फ्रेंडली नेचर में बनाया गया। दूसरा, जल निकास के उचित प्रबंध किए गए। तीसरा, इसकी सड़कें जो थी वो समकोण पर काटा करती थी। चौथा, नगर दो भागों में विभक्त था, एक तो हाई वाला और एक लो वाला। एक प्रथम भाग ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, ऊंचे दुर्ग ऑब्वियस आपने देखा भी होगा, आज भी अगर राष्ट्रपति भवन के पास जाएं तो लगेगा कि बहुत ऊंचा सा जगह पर बना हुआ है, बड़े लोग ऊंचे जगह पर रहा करते, ऐसा देखे फिर ऊंचे दुर्ग बने थे। इसके लिए इस समय इसमें शासक वर्ग निवास करते थे। शासक वर्ग कौन थे, उन तमाम लोगों में जो बुद्धिजीवी वर्ग रहे होंगे वे लोग। शासक वर्ग का जो निवास स्थान था वह अन्य लोगों के निवास स्थान से ऊंचा था, आई मीन हाई लैंड, आप समझ लो इसको। दूसरा भाग था नगर या आवास, जो आम जनता, कॉमन पीपल, इधर रेयर लोग, ये कॉमन पीपल के क्षेत्र के साक्ष्य मिले। यहाँ पर आम जनता लोग रहा करते जो निचले भाग थे। सामान्य नागरिक, व्यापारी वर्ग, शिल्पकार और कारीगर एवं श्रमिक रहा करते थे। आप समझ गए बात, ये सभी लोग सामान्य में आते। सामान्य का मतलब आम जनता, ये लोग कॉमन नहीं, रेयर पीपल, आई मीन खास लोग। शासक वर्ग वो ऊंचे जगह दुर्ग में रहा करते थे। और दूसरा, सामान्य वर्ग लोग दूसरे भाग में, आई मीन जो नगर का जो विभाजन है दो भागों में किया गया था, एक अच्छे लोग के लिए आई मीन शासक वर्ग के लिए, और दूसरा उनके फॉलोअर्स के लिए, राइट है। तो कुल मिला के इन सारी बातों को हम समझ गए। चलिए, अब सड़क के किनारे जो एक नालियां बनी हुई थी, तो जल निकास का प्रबंध आपने सुना, जल विकास प्रणाली की व्यवस्था अच्छी थी। इसका मतलब कि सड़क के बगल जो नालियां बनी हुई थी उनके माध्यम से पानी ऊपर से ढकी हुई थी, ताकि उसमें कोई कीड़े मकोड़े कंकड़ पत्थर नहीं आए। तो सड़कों के किनारे की जो नालियां थी ऊपर से ढकी हुई थी, वेल कवर्ड थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों के माध्यम से, घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों की मदद से, और एक मुख्य जो नाला बना होता उसमें शामिल होता, जिसको शहर से दूर भेज दिया जाता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरकनेक्टेड थे। लेकिन यह नालियों का प्रबंध उचित होने के परिणाम ही तो है कि वहां पर पानी निकास की व्यवस्था उचित रही होगी। तो कुल मिला के समझ में आ गई बात। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, तीन नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की नगर योजना लगभग लगभग समान थी। अब लगभग लगभग समान का मतलब क्या है, जिस तरह से उन्नत किस्म की व्यवस्था यहाँ पे थी, ठीक उसी तरह से हड़प्पा में भी, मोहनजोदड़ो में और कालीबंगा में भी। और इन तमाम जगहों के बारे में हम सेपरेट अभी चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इसके बारे में कुछ और बात जानते हैं हम लोग। कालीबंगा, रंगपुर को छोड़कर, कालीबंगा और रंगपुर दो नाम याद रखिएगा, को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। यानी नगर तो था, तो इसका मतलब मकान बने होंगे, लेकिन उसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग, इन दोनों को छोड़ करके सभी जगह पकी हुई ईंटों का प्रयोग। इसका मतलब इन जगह पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। अंडरस्टूड है, थोड़ा सा रीजनिंग भी फिट करते रहे आप। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। यानी यहाँ पर जो अवशेष मिले होंगे उसमें पक्की हुई ईंट नहीं मिले, इसलिए उन्होंने पुरातत्वविदों ने अनुमान लगा लिया कि इन जगहों को छोड़ करके बाकी जगहों पर ऐसा हुआ होगा। प्रत्येक घर में आपने देखा होगा, ये तो कॉमन बेसिक कम्युनिटी की चीजें होती हैं कि हर घर में एक स्नान घर होता है, एक रसोई घर होता है, एक इस तरह से आपने देखा होगा एक आंगन। पहले जमाने में जो घर बना करता था ना, उसमें बीच में आंगन हुआ करता। आज हम लोग बाहर पर एक हॉल बना लेते हैं, गेस्ट रूम बना लेते हैं, पहले एक आंगन हुआ करता है, इसमें सब लोग बैठते थे। तो ये प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर, एक स्नान घर हुआ करता था।
आपको बता दूं मैं, नगर के चारों ओर किलेबंदी भी हुआ करती थी। किलेबंदी क्या मतलब, चोर चुहारों से बचने के लिए, जितने भी चोर उचक्के होते हैं और कोई हमला ना बोल दे, इसलिए उनसे बचने के लिए एक बहुत बड़ा दुर्ग का निर्माण है। आई मीन किलेबंदी की, किलेबंदी का मतलब फोर्टिफिकेशन से होता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब सैन्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होती थी, ताकि कोई बाहर से कोई उसमें इंटर न कर पाए। आई मीन सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से किलेबंदी भी हुआ करता था। ये जो बेसिक जरूरतें, आंगन, रसोई घर, स्नान घर, ये सब भी हुआ करता था। नालियां भी उचित रूप से कवर्ड थी और मुख्य नालियां से संपर्कित थी, ताकि कोई पानी जमा कोई व्यवस्था यानी रुक ना पाए। सबसे एक महत्वपूर्ण बात और भी है यहाँ पे, इस जगह पे एक अद्भुत निर्माण जो था, वह विशाल स्नानागार का। याद कर, ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि विशाल स्नानागार यह सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत अद्भुत निर्माण में काउंट होती है। कौन? मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार। याद रखना ना, विशाल स्नानागार मतलब एक जो बहुत बड़ा बाथरूम नहीं बोलते हैं, स्नान करने के लिए एक बहुत बड़ा स्नान घर बनाया गया था, जो कि मोहनजोदड़ो की एक अद्भुत रचना में थी। दूसरा एक अन्नागार भी, जिसमें अन्न को स्टोर करते हैं, आई मीन जो अपने अन्न को रखने के लिए जो जगह बनाया गया था, वह एक बहुत बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत के रूप में समझा गया। और एक बात महत्वपूर्ण यह है कि जो चीज यूनिक होता है उसी को हम लोग हाईलाइट करते हैं। तो एक स्नान घर, आई मीन स्नानागार, और एक अन्नागार, यानी अन्न की जो रखने की जगह है उसको हम अन्नागार बोलते हैं। इन दो जगहों को बहुत एक नाम दिया गया इस इतिहास के पहलू पे। अद्भुत निर्माण हुआ मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, और एक सबसे बड़ी इमारत हुई वह जो कि अन्नागार। याद रहेगा। चलिए, अब एक बात और भी समझनी है यहाँ पर कि उस जगह पर एक सर जो व्यवस्था थी नगरीय सभ्यता, उसमें जो एक मुख्य सड़क जो हुआ करती थी, उस तरफ दरवाजे नहीं खुला करती थी। वहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी अलग थी कि जो मुख्य सड़क थी, दरवाजे उधर नहीं, घर के दरवाजे उधर नहीं खुलते थे, वो पीछे की ओर खुलते थे। इसके रीजन बहुत सारे हैं। एक पर्दा व्यवस्था भी रही होगी, हो सकता है धूल मिट्टी डायरेक्ट इंटर न कर पाए, ये जो कॉमन पीपल आसानी से हमारे घर में प्रवेश न कर, आई मीन उसके पीछे कारण रहा होगा। लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था थी उसमें मुख्य सड़क से उनका प्रधान गेट जो है, प्रवेश कक्ष नहीं दिखता था, वो पीछे की ओर खुलता था। आई मीन मुख्य द्वार जो है वो पीछे की ओर खुलती थी। जबकि एक लोथल जगह है, लोथल, इनमें एक ऐसी बात नहीं थी, इसका ठीक विपरीत था कि जिधर मुख्य सड़क जाती थी उधर ही दरवाजा हुआ करता। आज के डेट में हम लोग क्या देखते हैं, जिधर से मेन रोड है उधर ही हम लोग दरवाजा खोलते हैं। लेकिन वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वहाँ व्यवस्था क्या थी कि जो मेन जो गेट होता था वो पीछे की ओर होता था, और आगे उसके जो साइड गेट हुआ करता था। लेकिन लोथल में ऐसा ठीक उल्टा था कि मेन प्रवेश कक्ष जो था मेन रोड की तरफ था। दूसरी तरफ वहाँ जो ईंट का जो एक मकान, तो पक्की ईंटों का बना हुआ, आपने देखा, इसको छोड़ करके कच्ची ईंटों यहाँ थे पक्की ईंटों, उसकी ईंटों का जो डायमेंशन था, आई मीन लेंथ, वेथ और हाइट की बात की, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, और 4:2:1 पे था। 4:2:1। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ईंट का जो प्रयोग किया गया उसके डायमेंशन डिमांड क्या थी, तो 4:2:1, 4:2:1 के अनुपात में थी। कुल मिलाकर के इन तमाम चीजों को आप समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम चीजों को समझे होंगे, और इसी कंटिन्यूएशन में हम आपको इस क्वेश्चन के पैटर्न से भी अवगत कराएंगे, और साथ में ही इसके बहुत महत्वपूर्ण चीजों को भी आपको रूबरू करवाएंगे, ताकि आपके भीतर से एक फोबिया भी है उसको भी सॉर्ट आउट कर दें। राइट, यह टीचर एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव होता है कि इन बातों को ध्यान रखें कि बच्चे के मन में क्या क्या क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, उन सब चीजों को एस्टिमेट करते हुए सोल्यूशन निकालना। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।